हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम मैट्रिसेस को जानेंगे, मैट्रिसेस के टाइप्स को जानेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इन सभी टॉपिक्स के बारे में एक समराइज्ड वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है। चैनल पर विजिट करो, आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगी और जिसके थ्रू आप आसानी से इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल तो हम एक्सरसाइज 3.1 की बात करेंगे। चैप्टर का टाइटल है आपका मैट्रिसेस और इसमें हम आज सीखने वाले हैं बहुत थोड़ी सी चीज़ें, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें सीखेंगे लेकिन कंफर्म नॉलेज। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर तो बहुत आसान है पर इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड में फंसा देते हैं, खास करके एमसीक्यूज। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी करवाऊंगा जो अक्सर बोर्ड में आते हैं पर बच्चे गलत कर देते हैं। आप नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए करना क्या है आप जानते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। एक्सरसाइज जो हमारी ये 3.1 है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं यहाँ पर तो ये सारी बेसिक टर्म्स हैं जो एक्सरसाइज 3.1 में आपकी यूज़ होगी। एनसीईआरटी का पैटर्न आप लोगों को पता होगा। एनसीईआरटी कहती है कि भाई हम आपको एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चंस कराएंगे और एक्सरसाइज के हिसाब से जब क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें हर एक एक्सरसाइज में कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखने के लिए मिलने वाली हैं, जैसे मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स के टाइप्स कैसे होते हैं। साथ ही हम जानेंगे रोज और कॉलम्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है क्या कि इन मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूं यानी इसकी जो ऑर्डर है तो बेटा ये होते हैं आपके रोज, इसे आप रोज कहते हैं। ऐसे लेफ्ट टू राइट की तरफ आपका क्या होता है, रोज, और टॉप टू बॉटम क्या आता है, ऐसे करके ये कॉलम्स होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। यानी अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4, यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। कीप इन माइंड, पहले रो फिर कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद कहता है कि आप इसके जो आंसर्स हैं वो देंगे, जिनमें आपको 3 पार्ट्स के आंसर्स देने हैं। पहला पार्ट कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ। तो आप ये देखो कि इसमें रोज कितने हैं और कॉलम कितने हैं। आप इसको याद रख सकते हो। कई बार आपके ना एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है कि रो पहले या कॉलम पहले। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जब आप कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट करते हो तो आपने नोटिस किया होगा पहले हम एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने किसी जगह पर पॉइंट बोला बच्चों 3,4, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है। तो पहले x और फिर y आया। ऐसे ही जब आप ऑर्डर को रिप्रेजेंट करोगे तो पहले आपका क्या होगा, आपका पहले x आएगा यानी कि रो आएगा और फिर y आएगा यानी कि कॉलम आएगा। तो x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से आप इसे याद रखोगे। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 क्या होता है, 12 होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए यहाँ पर, 12 एलिमेंट्स आ गए। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा 3/4, सेकेंड पार्ट में आ जाएगा 12। थर्ड पार्ट में कह रहा है राइट A13, A21, A33, A24 और A23। इन सभी पोजीशंस वाले एलिमेंट्स को आपको बताना है कि ये है कौन से। अब आप नोटिस करो, जब मैंने बोला A13, व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, इसका मतलब है A1 मतलब रो, पहले रो बोला जाएगा और फिर ये कॉलम। ठीक है, तो रो कौन सा है, इसका कौन सा रो है, इसमें फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट रो पर चले जाओ, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, फिलहाल फर्स्ट रो पर चले जाओ। ठीक है, फर्स्ट रो पर चले गए। उसके बाद कहता है कॉलम नंबर 3 पर जाओ, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A13 का 19 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 19 A13 का। सिमिलरली कह रहा है A21 निकालो, A21 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो पर आ जाओ और फर्स्ट कॉलम पर आ जाओ। तो A21 की वैल्यू कितनी हो गई अपनी पास, 35 हो जाएगी। A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 आ जाएगी। अच्छा, अगर A24 बोलेगा तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो इसका मतलब यहां पर A24 अगर आपसे कोई बोलेगा तो आप बोलेंगे 12 है। A24 की वैल्यू क्या है, 12 है। इतनी सी चीज है, बस यहां पर आपको बतानी थी। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव।
यानी अब 24 एलिमेंट को आपको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। सवाल उठता है कि इन 24 एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें कैसे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, मैट्रिक्स के टाइप में आपने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स हैं। इन 24 एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट करोगे कैसे? तो कहता है कि आप ऐसा भी तो हो सकता है, एक रो लें और 24 कॉलम्स बना लें। तभी तो मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। यानी कि दो ऐसे नंबर्स लो जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आए, वही आपके ऑर्डर बना देंगे। अच्छा, अगर मैं 24 इंटू 1 करूं, क्या वो नहीं देंगे आपको? बिल्कुल देने वाले हैं। अच्छा, 2 इंटू 12 करूं तो देगा, 12 इंटू 2 करूं वो भी रिजल्ट देगा, 3 इंटू 8 करूं वो भी देगा, है ना, 24 एलिमेंट्स हैं। 8 इंटू 3 करूं वो भी आपको देगा, है ना, रिजल्ट। 4 इंटू 6 करूं और 6 इंटू 4 करूं, ये सब आपको 24 दे रहे हैं। इसके बाद अगर आप 8 पर जाते हो तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, और आगे जाओगे तो ऐसे रिवर्स होने लग जाएगा ऑर्डर। तो इस तरीके से आप जो भी दो नंबर्स आप ले रहे हो वही आपके ऑर्डर बना देंगे। तो इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछेगा तो 1/24 हो जाएगा, यानी 1 रो एंड 24 कॉलम्स। इसमें 24 रोज 1 कॉलम, इसमें 2 रोज 12 कॉलम्स, इसमें 12 रोज 2 कॉलम्स। इस तरीके से आपके ये बने। अच्छा, 13 वाले का कैसे बनेगा मुझे कमेंट करके बताओ। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बन सकते हैं, जरा मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। चलिए, ऐसे सिमिलरली आपसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 में 18 एलिमेंट्स हैं बेटा, तो 1 और 18 हो जाएगा, उसके बाद 2 9 हो जाएगा, 9 2 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 18 1 हो जाएगा। तो ये आप बना लोगे बड़े ही आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक मैट्रिक्स आप 2x2 का डिजाइन करें जिसमें आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इससे रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है, जिसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है AIG। इसका मतलब है I आपका क्या है? I आपका क्या है? रो है, और J क्या है बेटा? आपका कॉलम है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, I रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कहता है क्या कि इसके IJ का जो फॉर्मूला है वो है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलिए, इसके सॉल्यूशन की एक बार हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आंसर्स हैं ये मैंने ऑलरेडी अवेल करा रखे, ये रहा, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 का मैट्रिक्स AIJ जिसमें एलिमेंट्स का जो रिलेशन दे रखा है यानी फॉर्मूला दे रखा है वो ये 3 दे रखा है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की, I प्लस J के होल स्क्वायर की। तो अब आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना था। कितने का बनाना था? 2x2 का मैट्रिक्स। तो 2 रोज ले लो आप, ठीक है। क्या ले लिया हमने? 2 रोज ले लिए, और 2 ही कॉलम ले लो, क्योंकि 2x2 का मतलब क्या हो गया? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो 2 रो ले लिए, 2 कॉलम ले लिए। यहां पर कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने? ये 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं यही हमारे एलिमेंट्स की पोजीशंस होती हैं। तो ये एलिमेंट आपका A11 कहलाएगा क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ये वाला आपका A12 कहलाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये A21 कहलाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और ये आपका A22 कहलाएगा। यानी कि अगर आप नोटिस करें तो आपका जो मैट्रिक्स A होगा उसका स्केलेटल फॉर्म कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, है ना। ठीक है, अब हमें चाहिए A11 चाहिए। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, AIJ से अगर कंपेयर करोगे तो I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है कंपेयर करने पर। तो आप पहले 1 1 पुट कर दोगे, फिर उसके बाद 1 2 पुट कर दोगे, फिर 2 1 पुट कर दोगे, फिर 2 2 पुट कर दोगे, क्योंकि आपको जो एलिमेंट्स निकालने ना ये वाले इसके जैसा कंपेयर करके। तो पहले क्या देख रहे हो? I1 J1, यहां पर I1 J2, I2 J1 और I2 J2, ये आप पुट करोगे इस जगह पर दिए हुए आपके क्वेश्चन में, और तब आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। चलो, तो पहले हम ये पुट करते हैं 1 1 पुट किया तो I भी 1 रखा, J भी 1 रखा आपने, 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 4 डिवाइड बाई 2 विच इज 2। सिमिलरली 1 और 2 रखा हमने,
तो 1 + 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9/2 डिवाइड होगा नहीं तो 9/2। पॉइंट्स में नहीं ले जाना, मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट्स आप पॉइंट में नहीं ले जाओगे, अभी से लेकर बाद तक याद रखना, फ्रैक्शन में ही रखना उसे। उसके बाद अगला भी 9/2 बनेगा, उसके बाद 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 16 डिवाइड बाई 2 8 आ गया। जो आपने स्केलेटल फॉर्म बनाया था वहां पर एलिमेंट्स को प्रेजेंट कर दो जो आपने बना लिया। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द पार्ट भी आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है aij = i/j, वहां पर भी वही करना है, 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। पहले आप 1 1 पुट करोगे तो 1/1 हो जाएगा, 1 2 पुट करोगे 1/2 हो जाएगा, 2 1 पुट करोगे 2/1 हो जाएगा, 2 2 पुट करोगे तो 2/2 हो जाएगा। इन सभी एलिमेंट्स को स्केलेटल फॉर्म में रख दो। फिर ऐसे ही थर्ड पार्ट पर आ जाओ, i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, तो सेम रखना वही है आपको, स्केलेटल फॉर्म भी सेम ही है, तो इसीलिए टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, स्केलेटल फॉर्म तो सबका सेम बनेगा। तो आप यहां पर 1 1 1 2 1 2 1 2 2 ये सब पुट करके ये रिजल्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? आसान है ना? तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन है, बस यहां पर इसने ऑर्डर बदल दिया। ऑर्डर क्या कर दिया इसने? 3/4 का कर दिया, यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स कर दिए। अब 3 रोज एंड 4 कॉलम है, तो आप 3 लाइन डाल दो रोज के लिए और 4 डाल दो कॉलम्स के लिए। इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कितने बने? काउंटेड डाउन, कितने बने? तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 × 4 तो 12 ही तो आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 12 होंगे। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये एलिमेंट की पोजीशन होगी। अगर मैं इसकी पोजीशन पूछूं, इस पॉइंट को ए कहूं, इस पॉइंट को बी कहूं, इस पॉइंट को सी कहूं, तो मुझे जरा बताना इसकी पोजीशन के हिसाब से क्या पोजीशन बनेगी, ए वाले की क्या बनेगी? कमेंट करके बताना, ए वाले की क्या पोजीशन बनेगी, क्या कहेंगे? ए के एलिमेंट की पोजीशन को क्या कहेंगे बताओ? देखो, ए का जो एलिमेंट है वो पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, इसीलिए हम इसे A1 1 कहेंगे। बी जो है वो दूसरे रो में चौथा कॉलम है, यानी इसे हम A2 4 कहेंगे। सी वाले का थर्ड रो में सेकंड कॉलम है, तो सी वाले का हम थर्ड रो सेकंड कॉलम कहेंगे। अब जब रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आप सुन रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं, पहले रो फिर कॉलम। ये मैंने एक आइडिया दिया। उसके बाद ये तो चलो स्केलेटल फॉर्म बन गया, हमें सबके एलिमेंट अब पता ही है, पोजीशंस पता है। इसको A1 1 कहा, इसको मैं कहूँगा बेटा क्या कहेंगे, तो आपको सर ये क्या सवाल पूछ रहे हो, तो बड़ा आसान है, A1 2 कहेंगे। इसको सर क्या कहेंगे, A1 3 कहेंगे। ऐसे ही बेटा हम आगे वाले को A1 4 कहेंगे, A2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, ये एलिमेंट्स की पोजीशन हो जाएगी। स्केलेटल फॉर्म जैसे ही तैयार हुआ तो आप उसमें ये फिर फॉर्मूला लगा दोगे, I की जगह 1 J की जगह 1 रखेंगे जिससे हमें A1 1 मिल जाए। I की जगह 1 J की जगह 2 रखेंगे तो A1 2 मिल जाए। I की जगह, ध्यान से सुनना, I की जगह 1 और J की जगह 3 रखेंगे तो A1 3 मिल जाएगा। ऐसे ही फिर A2 1 A2 2 A2 3 A2 4 ये सारे एलिमेंट्स निकाल लोगे और यहाँ पुट करोगे। बट यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ जो सिंबल यूज कर रहा है, इस सिंबल को कहते हैं मोड। और मोड की खास बात क्या होती है कि अगर मोड के अंदर +5 है तो इसका फाइनल रिजल्ट +5 ही रहता है। मोड के अंदर अगर -5 है बच्चों तो इसका फाइनल रिजल्ट +5 ही रहता है। यानी सिंपल सी बात यह है कि होल एंड सोल आपका यहां पर रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि नेगेटिव टर्म अगर मोड में है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव टर्म मोड में है तो पॉजिटिव रहेगा ही। बस इतनी सी बात याद रखनी है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है पहले से। इसका स्केलेटल फॉर्म तैयार कर लिया मैंने, सारे एलिमेंट्स दिखा दिए, A1 1 A1 2 A1 3 A1 4 से लेकर A3 4 तक। उसके बाद मैंने कहा कि अब मेरे को IJK की वैल्यू पॉसिबल क्या लेनी है, IJK की, तो I की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 3 ही होगी क्योंकि 3 ही रोज हैं, 1 रो 2 रो और 3 रो। तो I की तो टोटल पॉसिबल वैल्यू 3 ही हो सकती है। J की पॉसिबल वैल्यू कॉलम्स के हिसाब से 1 है 2 है 3 है और 4 है। एंड दैट इज द रीजन दोस्तों यहाँ पर लिखा भी हुआ है I is 1 2 3 J is 1 2 3 4, है ना। क्लियर हो गया, ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए। उसके बाद
यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करते जाओ, सॉल्यूशन ले आओ। एक बता देता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर मैंने रखा पहले वाले में a11 11 रखा तो i की जगह 1 रखा तो -3 हो गया मल्टीप्लाई करके, j की जगह 1 रखा तो -3 + 1 हो गया, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। -3 + 1 कोई पूछेगा तो क्या होता है, तो कहोगे यार माइनस प्लस माइनस माइनस, और सिंबल किसका आता है, बड़े वाले टर्म का, तो डेफिनेटली ये -2 रहने वाला है। ठीक है, ये आ गया -2, मोड हटाओगे तो +2 हो गया, डिवाइड बाई 2 कैंसिल होके 1 आ गया। दैट्स इट। सारे ऐसे निकाल लेना और निकालने के बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा और रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो ये होगा। ऐसे ही फिर जब आप इसके सेकेंड पार्ट पर जाओगे तो सेकेंड पार्ट में बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो ये तो बहुत सिंपल सी चीप सी चीज़ है ना कि मेरे को ये प्रूव करना हो। अगर देखो दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे समझाने से आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं ये जो समझा रहा हूँ ये थोड़ा फास्ट करके समझा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो बिल्कुल ऐसे लेवल पर है कि हमारे स्कूल में भी नहीं कराया गया है और मैं ट्यूशन भी नहीं जा रहा, मुझे बिल्कुल एकदम बेसिक से कराओ, एकदम बेसिक से जस्ट लाइक छोटे बच्चों की तरह, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हमें थोड़ी सी डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैं आपको अगली वीडियो से अच्छा एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली, हर एक पॉइंट हर एक चीज। लेकिन इतनी मैं अंडरस्टैंडिंग रखता हूं कि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो थोड़ी बहुत चीजें जो है आप खुद भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो वो खुद भी कर सकते हैं आप। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपने बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े, उन मैट्रिक्स के टाइप्स में से बेटा मैट्रिक्स का टाइप आता है जिसे आप कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब उनके बीच में साइन कैसा लगा होता है, इक्वल का। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे इसका a11 इसके a11 के इक्वल होगा, इसे कहते हैं। इसका a12 इसके a12 के इक्वल होगा, इसका a13 इसके a13 के इक्वल होगा, या फिर सॉरी 21 के इक्वल होगा, और ये a22 इसके a22 के इक्वल होगा। इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सेम होना। और पहचान क्या है इक्वल मैट्रिक्स की, कि बीच में इक्वल का साइन होगा, जो कि यहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो बस पहले वाले से अगर आप देखें तो y की वैल्यू हो गई 4, z की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू हो गई 1 और 5 तो 5 की जगह है। नाउ अगर हम सेकेंड पार्ट पर मूव करें तो कहता है x + y है 6, ठीक है, 2 तो 2 की जगह है, और 5 + z है 5, और एक्स वाई है 8। अब इनको सॉल्व करके हम आंसर ला सकते हैं। सॉल्व करके मतलब आप इसको इक्वेशन की तरह यूज करो। x + y किसके इक्वल होगा बेटा, 6 के इक्वल होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, रीज़न क्योंकि हमारे पास ना x है ना y है। तो आप कहोगे ऐसा करो सर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जिसे आप लिख सकते हैं 6 - y। एम आई राइट? ओके, नाउ हमारे पास x और y की एक दूसरी इक्वेशन है जिसमें 8 दे रखा है ना, एक्स वाई। अब यहाँ पर x की जगह आप 6 - y रख दो, इनटू में y रख दो, इज इक्वल टू 8 लिख दो। मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों इसे, तो ये हो जाएगा 6y माइनस का y² इज इक्वल टू 8। इसको थोड़ा सा इधर उधर अरेंज करो तो हो जाएगा y² माइनस का 6y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 8, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 6। कमेंट करके बताओ क्या बनेंगे फैक्टर। मल्टीप्लाई करने पर 8 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 6, तो वो बनेगा दोस्तों 4y और 2y दोनों माइनस के आएंगे, और प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y को आप कॉमन ले लो तो y - 4 हो जाएगा, -2 को कॉमन ले लो y - 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये चीज़ सेम आ रही है तो आपने फैक्टर्स सही बनाए हैं। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 4, दो वैल्यूज हो गई। तो जब आपका y बेटा 2 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, और जब आपका y 4 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। कहोगे सर ये कहाँ से लिख दिया आपने, यहाँ पर पुट करके, इस जगह पर पुट करके, ठीक है, यहाँ से हमने निकाल ली वैल्यू। इतना क्लियर हो गया? तो x और y आ गया। अब दूसरा बच गया, हमें निकालना था z। तो ये तो बड़ा आसान है, 5 + z दे रखा है, किसके इक्वल बेटा, 5 के इक्वल दे रखा है। z की वैल्यू निकाल लो, 5 - 5 तो 0, तो z की वैल्यू आ जाएगी 0। दैट्स इट। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये हौच पौच हो गया, इसका अगर साफ सुथरा वर्जन चाहिए तो ये रहा, आप देख लो यहाँ से।
ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर डायरेक्ट है। सेकंड पार्ट में आपने इक्वेशंस बनाई, फैक्टर्स बनाए और यहाँ से आपको वैल्यूज़ मिल गई। देखो x4 तो y2 है, z0 है, और x2 तो y4 है, z0 है। उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर आप करें तो नेक्स्ट वाले में भी सेम है आपका। देखो अगर आप गौर से, तो क्वेश्चन जो हमें दे रखा था उसमें कहता है कि ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, तो ये वाला बेटा इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। बस बाकी तो आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ, आंसर ला कर दिखाओ। खुद से करना है इसको, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा। अच्छा आ जाओ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी परफॉर्म कर लें फिर। तो कहता है 8th क्वेश्चन पर आ जाओ। 7th क्वेश्चन अभी बता दिया कैसे करना है, करके ट्राई करके देखना, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना आप। 8th क्वेश्चन कह रहा है ए दे रखा है आपको ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n, यानी कि आपका रो है m और कॉलम है n, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हमने पढ़ा था कभी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स आप तब कहते हैं बेटा जब उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। रोज और कॉलम सेम होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो हमने पढ़ा कि रो और कॉलम सेम होनी चाहिए। अब रो हमारा m है और कॉलम हमारा n है, तो डेफिनेटली m और n इक्वल होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, यानी x की किस वैल्यू या y की किस वैल्यू के लिए हमारे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। अभी जो क्वेश्चन नंबर आपने 7 परफॉर्म किया, क्वेश्चन नंबर 6 परफॉर्म किया, वही क्वेश्चन है ये। वहां पर आप आंसर ला रहे थे और उसके बाद बस लिख कर आ जाते। यहां पर आपको आंसर लाना है और चेक करना है कि क्या आपका आंसर इसमें से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल होगा, फोर्थ के इक्वल होगा। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में दिखा देता हूं फटाक से। ये तो 7th वाला है जिसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 8th है तो कहता है कि m और n इक्वल होगा। ये 9th है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 3x + 7 किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल है, तो वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 5 जो है वो y - 2 के है, तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। और बेटा नेक्स्ट है y + 1 8, तो यहाँ से भी आपको y की वैल्यू 7 ही मिलेगी, और यहाँ से x की वैल्यू। अब आपके दिमाग में सवाल चलता है कि क्या सर चारों सॉल्व करने होंगे, क्या हमें ये चारों सॉल्व करने होंगे? नहीं भाई, चारों सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपने एक पार्ट सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, जो एरो अभी आपको दिख रहा है, एरो तो क्या काइंड ऑफ कर्व जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इससे सॉल्व किया और x की वैल्यू आपकी जो भी आई, और इसको सॉल्व किया और x की वैल्यू जो भी आई, ये दोनों अगर डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर सेम आ रहे हैं तभी वो होगा। तो आप नोटिस करो यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन किया, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है -7/3, और यहाँ पर क्या आ रही है -2/3। तो कह रहा है क्या कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। समझ में आ गया? आपने चारों आंसर्स निकाले, आपने x की वैल्यू देखी और y की वैल्यू देखी। यार एक बार x की वैल्यू अलग आ रही है, दूसरी बार x की वैल्यू अलग आ रही है, तो आप खुद ही सोचो ना कि x की सेम मतलब मैट्रिक्स के लिए, सेम मैट्रिक्स के लिए, ध्यान से सुनना, क्या डिस्टिंक्ट x हो सकते हैं? अगर x डिस्टिंक्ट होगा तो वैल्यूज भी अलग अलग आ जाएंगी, तो मैट्रिक्स कैसे इक्वल होंगे? तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आप भी फंसते हो, मैं भी फंस जाता था कभी अपने टाइम में, पर मेरे टीचर ने एक खास बात बताई थी इस क्वेश्चन के लिए, वही मैं आपको बता देता हूँ। कहता है क्या, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ईच ऑफ एंट्री 0 और 1। या तो आपको मैट्रिक्स की एंट्री 0 लेनी है या 1 लेनी है। अब कहीं पर आप 0 ले रहे हो, कहीं पर 1 ले रहे हो, कहीं पर सारी 0 है, कहीं पर सारे 1 है। ऐसे मैट्रिक्स के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं जिसमें ऑर्डर 3/3 का हो? तो कहता है क्या कि बड़ा आसान सा ट्रिक है इसका। आप ये देख लो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे। तो आपने कहा भैया 3 और 3 है, दैट विल गिव यू 9, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमारे पास 9 आने वाले हैं, ठीक है। एंट्री कितनी है? एंट्री कितनी है? 2। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है एंट्री रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो 512 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 512 बनाए जा सकते हैं। वो बात अलग है आपको बनाने नहीं है, पर बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से हमने लगभग 25 मिनट के अंदर
अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर डाली। सेकंड एक्सरसाइज के अगर आप सॉल्यूशंस देखना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।